प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे चट्टाने नाम के टॉपिक पर। रॉक्स, चट्टाने, इस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास में जल्दी से जुड़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। एक सेकंड जरा मैं देख लेता हूँ कौन कौन प्यारे साथी इस समय क्लास में लाइव आ चुके हैं। जी भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे प्यारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव आ। जी प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो साहित्य भदौरिया जी, रिजवान जी, सुशील शर्मा जी, यतेंद्र कुमार जी, अमित निषाद जी, शिवानी राजपूत जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी। और जो बच्चे अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए उन सबसे अनुरोध भी है कि वो फटाफट से क्लास में मेरे बच्चों लाइव भी आ जाए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो मेरे बेटा, कल मैं आपसे किस चीज की चर्चा कर रहा था कि जिस प्रकार से एक देश में एक ही समय होना चाहिए, उसी प्रकार से पूरे विश्व में एक ही तिथि भी होनी चाहिए, एक ही डेट भी होनी चाहिए, है ना। मैं बात इंटरनेशनल डेडलाइन की कर रहा था, मैं बात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कर रहा था। अब आप सोचोगे गुरुजी ऐसा क्यों, क्या जरूरत है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचने? तो यहां पर हम जान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चा। ये देखिए, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है मेरे, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। इससे पूर्व दिशा में चलिए, जैसे ही आप 180 डिग्री ईस्ट पर आओगे, 180 डिग्री ईस्ट, समय में कितना अंतर आ जाएगा बताओ, बोलो। 180 माइनस 0 बराबर 180 डिग्री। 1 डिग्री पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 180 डिग्री पर समय में कितना अंतर आएगा, 180 इंटू 4 बराबर 720 मिनट। बराबर कितना अंतर आएगा, 720 मिनट, बराबर 12 घंटे का समय। 12 आवर्स, 12 घंटे का समय में अंतर आएगा। अब इधर आ जाओ भाई, 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट की ओर, ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये वाली दिशा कौन सी, ईस्ट है। ये वाली दिशा पूर्व है। और अब इधर आ जाओ पश्चिम की तरफ। तो ये यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे मेरे भाई, मेरे बच्चा, कौन सी दिशा आ रही है, ये पश्चिम दिशा आ रही है। देखिए, ये है पश्चिम दिशा, ठीक है, वेस्ट, पूर्व, ओ सॉरी पश्चिम। मेरे बच्चा इधर आप देखिए फटाफट से, ये ये देखा आपने, ये है 180 डिग्री वेस्ट, ये 180 डिग्री ईस्ट, इधर 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब कितना अंतर आया यहाँ भी, यहाँ मेरे बेटा, यहाँ जो अंतर होगा वो 180 माइनस 0 बराबर 180 डिग्री का अंतर, और 1 डिग्री के अंतर पर समय में 4 मिनट का अंतर। तो प्यारे साथी, 180 डिग्री के अंतर पर समय में कितना अंतर आएगा, 180 इंटू 4 बराबर 720 मिनट, बराबर 12 घंटा, 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। 12 आवर्स का अंतर आ जाएगा मेरे बच्चों। कितने घंटे का, 12 घंटे का, 12 आवर्स का अंतर। यानी कि यहां पर समय 12 घंटे पीछे और यहां पर समय 12 घंटे आगे हो, क्योंकि ये पूर्व में, ये पश्चिम में है। अब मान लीजिए हमें जो है 180 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री ईस्ट जाना हो, या 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट जाना हो, तो मेरे बच्चा फिर पूरा पूरा 24 घंटे का अंतर होगा। 12 प्लस 12 यानी कि 24 घंटे, 12 आवर्स। बोलो कितने घंटे का अंतर हो गया, 24 घंटे का अंतर हो गया, 12 आवर्स का अंतर हो गया मेरे भाई। 12 प्लस 12 यानी कि
टोटल 24 आवर्स, टोटल 24 घंटे में। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? एग्जैक्ट है? चलिए बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, आपने सब कुछ अच्छे तरीके से जान लिया, समझ। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं, क्या अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं, काय चीज की चर्चा करता हूं मेरे बेटा? कि मान लीजिए 24 घंटे का अंतर आ रहा है, पूरा पूरा एक दिन का अंतर आ रहा है। मान लीजिए भारत से अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना है। हमारे देश में 16 तारीख है और उस दिन वहां 17 तारीख पड़ रही है। जाना 16 तारीख को है, हमारे हिसाब से 16 तारीख आज है, वहां 16 तारीख कल है। ऐसे समझ सकते हो आप। तो मेरे बच्चा, फिर तो मोदी जी जब जाएंगे वहां पहुंचेंगे, तब तक तो डेट इधर उधर हो चुकी होगी, तो दिक्कत हो जाएगी। अब चलो मोदी जी या देशों के प्रधानमंत्री जो है उनके पास तो सचिव होते हैं, वो समझ भी लेंगे, लेकिन कभी कभी हमें जब गणना करनी होगी विश्व स्तर पर, तो फिर दिक्कत होगी। समाचार पत्र में समाचार लिखे जाएंगे, तो कैसे लिखे जाएंगे? वहां 17 तारीख को ये घटना हुई है, अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, कब अटैक किया? 17 तारीख को। हम करंट अफेयर्स क्या पढ़ेंगे? और हमारे देश में हो रही थी 16 तारीख को। तो कहने का मतलब दिक्कत रहेगी मेरे बच्चा, क्या रहेगी? दिक्कत रहेगी। इसीलिए पूरे विश्व स्तर पर एक तिथि का होना भी बहुत जरूरी है। और एक तिथि को रखने के लिए हमने क्या किया है? 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के समानांतर एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींच दी। यहाँ ध्यान रख रहे हैं, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट की रेखा एक ही रेखा है, अलग अलग रेखाएं नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड चौकोर है ना। और अगर ये पृथ्वी की तरह गोल होगा, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा पीछे जाके एक हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा एक ही हो जाएगी मेरे बच्चा। और इसी 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के समानांतर ही हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा है, इंटरनेशनल डेट लाइन को खींचा है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? क्या लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, आइडियल है, वो एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा के समानांतर खींची गई है। इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है, लेकिन हम सामंजस्य बिठा देते हैं। क्या बिठा देते हैं? सामंजस्य बिठा देते हैं मेरे बच्चा। कैसे सामंजस्य बिठा देते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं मेरे, ठीक है? अच्छा देखो, कुछ इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो जैसे ये आपका प्रशांत महासागर है, ये है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा, ये वाली जो सीधी सीधी जा रही है, और ये जो मुड़ रही है थोड़ा इधर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा ऐसे फिर ऐसे, ये जो मुड़ रही है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। एक्चुअल में अगर हम सीधे सीधे इस रेखा को खींचते, तो हमें जो जोड़ घटाव है वो निश्चित तौर पर करना पड़ता कहां? रूस में, क्योंकि रूस का एक भाग इस रेखा के इधर हो जाता है, एक भाग इधर हो जाता है, जोड़ घटाव करने पड़ते हैं तिथि निकालने के लिए। सेम स्थिति न्यूजीलैंड और फिजी से देशों के साथ होती है, उसके भी कुछ भाग इस रेखा के इधर है, कुछ इधर है। हमने क्या है, सभी देशों के भागों को एक तरफ रखने के लिए, यानी कि सभी देशों को एक ही डायरेक्शन में रखने के लिए, हमने इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के थोड़ा सा क्या किया है, उसे थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, उसे थोड़ा सा इधर उधर किया है मेरे बच्चे। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 जगहों पर इसे मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया है वो भी अभी और विस्तार से आप जानेंगे। सबसे पहले इधर समझ लीजिए आप कि 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है यहाँ का समय, अभी भी बताया था मैंने। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री वेस्ट की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे समय पीछे मिलता है, ये भी मैंने बताया। क्योंकि वेस्ट में जाओगे तो समय पीछे मिलेगा, घटेगा, और ईस्ट में जाओगे तो समय आगे मिलेगा, यानी कि समय बढ़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे भाई, काय की चर्चा करें, यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे यानी कि एक दिन और रात का अंतर हो जाता है, टोटल 24 आवर्स का अंतर हो जाता है।
180 डिग्री ईस्ट वेस्ट के इधर या उधर जाओगे तो पूरे 1 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पूरे के पूरे 1 घंटे का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखो, उदाहरण के लिए ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 20 सितंबर 2003 को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्व पर 20 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 19 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि होगी। 19 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि और उधर 20 सितंबर 2003 की मध्य रात्रि। इधर 20 तारीख लगने वाली है, इधर 21 तारीख लगने वाली है, यानी कि टोटल 24 आवर्स का अंतर हो गया 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट के समय में। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। धीरज कुमार जी, अभी वर्ल्ड मैप मैंने लगाया था बेटा, अभी आपको बताया तो था वर्ल्ड मैप पे, अभी और पूरे विस्तार से वर्ल्ड मैप पे ही समझाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? एकदम से परेशान मत हो, टेंशन मत लो। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर बोथ साइड्स में अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और जब इस रेखा को पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। पूर्व की ओर लांघे, अब हमें बैलेंस कैसे बनाना है भाई? एक दिन का अंतर आ रहा है और एक दिन के अंतर को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा को हम पूर्व की ओर लांघे तो हमें क्या करना है? एक दिन उसी दिन को दोहराओ। जैसे यहां पर मंडे है तो इधर भी मंडे ही रखो, और अगर 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर को पश्चिम की ओर लांघते हैं, यानी ऐसे करके जाते हैं, यूं जाते हैं, तो हमें क्या करना है? एक दिन कम किया जाता है। यानी कि अगर यहां 19 तारीख है तो यहां 18 तारीख रखनी, क्या 19 तारीख है तो 18 तारीख रखनी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पूरब का समय आगे, पश्चिम का समय पीछे होता है। तो जब पूरब से पश्चिम की ओर जाओगे तो मेरे बच्चा क्या करना है? तुम्हें एक दिन घटा लेना है, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी 18 तारीख, यहाँ भी 18। और जब पश्चिम से पूरब की ओर जाओगे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, जो तारीख वहां है वही तारीख वहां रखनी है। इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा मेरे। क्लियर है? चलिए एक और बार समझा देता हूँ इस चीज को, मैं एक और बार समझाता हूँ। जैसे 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट की रेखा है, इधर जाओगे, इधर पूरब है और इधर क्या है? इधर पश्चिम है, पश्चिम है। और मान लीजिए यहां 18 तारीख है, यहां 19 तारीख है। यहां क्या है? यहां 18 तारीख, इधर पश्चिम में और पूर्व में 19 तारीख है, एक उदाहरण के तौर पर। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी? आपको करना क्या है कि 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर लांघोगे, वेस्ट की ओर लांघोगे, ऐसे चलोगे वेस्ट, तो एक दिन कम कर लो, 19 माइनस 1 बराबर 18 तारीख ही हो गई। क्या 18 तारीख ही आ गई? और यहां से ऐसे करके लांघोगे तो इस 18 तारीख को कंटिन्यू रखना है। इस प्रकार से यहां भी 18 तारीख ही, तो मेरे बच्चा इधर भी 18 है, इधर भी 18, दोनों ही जगहों पर क्या हो गया? 18 तारीख ही हो गई। ठीक है जी? यानी कि यहां भी 18, यहां भी 18, पूरे विश्व में एक ही तिथि बन गई। दो तिथियों का जो झंझट था वो खत्म हो गया। ठीक है जी? मेरे बच्चा क्या हुआ? दो तिथियों का झंझट जो है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। पूरब की ओर लांघो, सेम रखो, पश्चिम की ओर लांघो, एक दिन कम कर लो, वही पूरी पूरी बैलेंस। 18 तारीख दोनों में हो गए। एक उदाहरण 18 तारीख का दिया है मैंने, कोई 18 तारीख कोई फिक्स वाली बात नहीं है। इस रेखा को पूर्व की ओर लांघो तो एक दिन दोहराओ, यानी जो दिन था वही रखो उधर, और पश्चिम की ओर लांघो तो एक दिन कम कर लो, क्योंकि पूर्व का समय आगे था, तुम पीछे आ रहे हो तो एक दिन समय कर लो बैलेंस बनाने के लिए। और जब ये काम किया तो दोनों ओर एक ही डेट हो गई, जो डेट इधर है वो डेट उधर है, पूरे विश्व में एक ही तिथि। बोलो, इस प्रकार से पूरे विश्व में एक ही तिथि हो गई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब ये है भाई, एक और बार समझा दो मेरे बच्चों, एक और बार समझाता हूं मेरे बच्चा। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा है,
180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा है। अब वैसे तो पूरब पश्चिम में आप जानते हो पूरब का समय आगे पश्चिम का समय पीछे होता है, तो इधर 24 घंटे ज्यादा होगा यानी कि 19 तारीख हो गई, और इधर 24 घंटे समय कम होगा यानी यहाँ 18 तारीख है। एक दिन अंतर मैं बता रहा हूँ, पूरब में एक दिन समय आगे और पश्चिम में एक दिन समय पीछे होता है। कैसे होता है वो मैंने बताया था, 180 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री ईस्ट की ओर जाओगे तो 24 घंटे का अंतर, समय आगे होगा इधर, और 180 ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट जाओगे तो 24 घंटे का अंतर, यहाँ समय पीछे होगा। ये मैंने समझा चुका हूं अभी आपको। तो अब हमें ये 19 तारीख को भी 18 तारीख तक ही लाना है, 18 पे ही लाना। कैसे लाएंगे मेरे बच्चा, इसको पश्चिम की ओर जब भी जाओ लांगो, तो हमने लांगा तो 19 में से एक घटा लिया यानी कि 18 ही कर दिया यहाँ। और जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघा तो ये 18 तारीख जो है वही कंटिन्यू रखी, हमने दिन को घटाया बढ़ाया नहीं, यानी कि यहाँ हमने क्या किया, कंटिन्यू 18 तारीख ही रख दी। तो यहाँ भी 18 हो गई, यहाँ भी 18 हो गई, इस प्रकार से बैलेंस हो गया। शुरुआत में ही कर दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना था तो कर चुके, हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से दोनों तरफ क्या होगी, 18 तारीख होगी, पूरे विश्व में एक ही तिथि की स्थिति होगी, है ना। अब लेकिन मेरे बच्चा जब इस चीज को किया जा रहा था, तो मान लो ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा है, ये किसी देश के बीच से गुजर रही है, ऐसे कर गई हो, ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा एक देश से बीच से गुजर रही है। तो प्यारे साथी क्या होगा, बीच से गुजरेगी तो जो गणितज्ञ थे, ज्योग्राफर्स थे, उनको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में वो दिन, एक दिन घटाना एक दिन जोड़ना, वो वाला किस्सा करना पड़ेगा। तो उनने क्या किया, उन्हें कि जोड़ घटाव की विधि से बचने के लिए कम से कम किसी एक देश को पूरा पूरा रखो, कम से कम पूरे एक देश को एक साथ रखो। तो उनने क्या किया मेरे बच्चा, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया। अब इस देश के पूरे सारे लोगों को कोई जोड़ घटाव की घटना घटित नहीं है, न एक दिन घटाना न एक दिन जोड़ना, सीधे सीधे इधर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये है, लाल वाली कलर की, लाल वाले कलर की जो रेखा है वही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा तो ये नीले वाली है, लाल वाली है मेरे बच्चा क्या बोलो, लाल वाली जो रेखा है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। हमने उसको विक्षेपित होने से बचाने के लिए, जोड़ घटाव गुणा भाग की स्थिति से बचने के लिए थोड़ा सा विक्षेपित कर दिया, विक्षेपित होने से बचाने के लिए शब्द निकल गया, विक्षेपित कर दिया, डाइवर्ट कर दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। ठीक है जी, समझ में आ रहा आपको। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कि वास्तव में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट का अनुसरण नहीं करती, टोटली उसके समानांतर नहीं है, यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में कोई भ्रम न हो, लोगों को तिथि के बारे में कोई भ्रम न हो। अब मेरे बच्चा बाई चांस इधर उधर जाए, लोगों को भ्रम हो जाए या 19 या 18, हालांकि बैलेंस तो पहले ही, बैलेंस बनाने के लिए नियम तो पहले ही बना दिया गया और उस बैलेंस नियम के तहत दोनों जगह पे तिथि एक सी हो गई। जब नियम बन गया तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, तिथि भी एक सी हो गई, लेकिन लोगों को तो दिक्कत होगी करने में। जो बड़े लोग हैं, जो विशेषज्ञ, वो तो पहचान लेंगे कि अगर कोई पहली बार ऐसे इधर उधर जा रहा है तो उसके लिए दिक्कत होगी, है ना। तो उनको दिक्कत ना हो इसलिए किसी भी स्थलीय भाग को इस विभाजित होने से बचाने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही डाइवर्ट कर दिया। क्या कर दिया मेरे बच्चा, विक्षेपित कर दिया। कुछ इस प्रकार से रेखा खींचेगी, कहां कहां पर डाइवर्जेंस हुआ, रूस के साइबेरियाई भाग को बचाने के लिए इसको पूर्व की ओर बढ़ा गया, यूएसए के एल्यूशन द्वीपों को, सभी एल्यूशन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए इसे पश्चिम में मोड़ा गया, और न्यूजीलैंड और फिजी के सभी द्वीपों को एक साथ रखने के लिए पुनः इसे पूर्व में ही मोड़ा, क्या मोड़ा गया, पूर्व में ही मोड़ा गया। ये एल्यूशन द्वीप है मेरे भाई, ये क्या है, ये एल्यूशन द्वीप है, एल्यूशन द्वीप, एल्यूशन द्वीप, एल्यूशन द्वीप है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, एल्यूशन द्वीप है। आप देख पा रहे हैं ये रूस का साइबेरियाई भाग है,
रूस का साइबेरियाई भाग है, रूस का साइबेरिया वाला भाग है। और ये न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप है, ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड है मेरे बच्चे, न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप ये है। 3 जगहों पर डाइवर्ट किया गया है। सर कल क्लास होगी कि नहीं होगी? कल क्लास होगी मेरे बच्चा, बिल्कुल होगी। न्यू ईयर है ना, कल नया साल है, अंग्रेजी नया साल मुबारक हो सबको एडवांस में। सब चाह रहे हैं कल की छुट्टी हो जाए, कल घूमने जा रहे हो भाई, लेकिन क्लास तो कल होगी मेरे बेटा, क्योंकि परसों क्लास होगी या नहीं होगी कुछ पक्का नहीं है, कल लेकिन क्लास होगी। अब आप कहोगे गुरु जी परसों क्लास क्यों नहीं होगी? क्योंकि मेरे बेटा परसों जो है संस्था में मेडिकल चेकअप के लिए छात्र आ रहे हैं, और मेडिकल चेकअप के लिए जब छात्र आएंगे तो हम लोग शायद बिजी होंगे उनके बीच में, छात्रों के बीच में, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा हो सकता है परसों क्लास ना हो। मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूं, लेकिन कल ये क्लास होगी, प्रॉपर रूप से होगी, जरूर होगी। ठीक है जी। हाँ, और सैटरडे को इस बार शायद ये क्लास ना भी हो, क्योंकि 2 दिन का मेडिकल चेकअप है। कल के बाद परसों और तरसों 2 दिन ये क्लास का गैप हो सकता है मेडिकल चेकअप की वजह से मेरे। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर हम संडे को क्लास रखने का प्रयत्न करें, संडे को एप्लीकेशन पर क्लास रखने का प्रयत्न करेंगे। शाम के टाइम 1 बजे नहीं रहेगा, टाइम कुछ चेंज हो सकता है, जैसे 5 से 8 या 4 से 7, इस प्रकार से 2-3 घंटे की क्लास लेने का हफ्ता मैं प्रयत्न करूंगा, जिससे बैलेंस हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये टाइमिंग कैसे आपको पता चलेगा? एक तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सूचना दे दूंगा आपको संडे को क्लास का, और दूसरी बात संडे को जो इवेंट्स बने होंगे उनसे भी आप चेक कर सकते होंगे कि भाई संडे को गुरुजी ने कब क्लास लगाई, है ना। चलिए, इसके बाद मेरे बच्चा यहाँ कहां कहां पर इसको डाइवर्ट किया गया है, तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने व साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है, और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई। कहां? बेरिंग सागर में ये जो रेखा है इसको पश्चिम वेस्ट की ओर मोड़ा गया। ठीक है, ये भी आप देखिए बेरिंग सागर में क्यों मोड़ा गया है? सभी यूएसए के सभी एल्यूशन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए, यूएसए के सभी एल्यूशन द्वीपों को, एल्यूशन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए यूएसए के सभी एल्यूशन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, फिजी द्वीप समूह व न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर भी मुड़ी गई, यानी 3 जगहों पर ये डाइवर्ट की गई। मेरे बच्चों कितनी जगह पर? 3 जगहों पर डाइवर्जन हुआ है, 3 जगहों पर इसे डाइवर्ट किया गया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? बस बहुत है, इतना ही ध्यान रखना है। हम्म हम्म ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, और बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ये भी ध्यान। बस एक टाइम, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और बचता है, और वो है समय जोन। वो क्या है? वो समय जोन है, समय जोन, टाइम जोन, समय जोन है, वो टाइम जोन है, टाइम जोन, समय जोन। ये समय जोन क्या है, ये टाइम जोन क्या है, इसको जानना है मेरे बच्चे। टाइम जोन ये समय जोन है क्या? यार शादी कैसे कहते हैं समय जोन? क्या होता है टाइम जोन? 1 घंटे में पृथ्वी जितनी डिग्री घूम जाती है उसे टाइम जोन कहा जाता है, यानी कि 15 डिग्री, 15 डिग्री देशांतर पर एक समय जोन होता है, समय जोन होता है। और पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर
अगर हम देखें तो 360/15 बराबर 24 समय जोन होते हैं। कितने समय जोन होते हैं मेरे बच्चा? 24 समय जोन होते हैं पूरी पृथ्वी पर। 24 टाइम जोन, 24 समय जोन होते हैं पूरी पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा समय जोन कहाँ है? सबसे ज्यादा समय जोन फ्रांस देश में है। कितने समय जोन है बेटा? 12 समय जोन है। कितने समय जोन है प्यारे साथी? 12 समय जोन है यहाँ फ्रांस देश के अंदर। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, ये मेरे बेटा आपको अच्छी तरीके से चीज समझ में आ गई। लिखा हुआ है कि समय जोन क्या होता है? विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। और सर्वाधिक समय जोन कहाँ है? सर्वाधिक समय जोन, समय जोन, मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ है? मैक्सिमम टाइम जोन कहाँ है? मैक्सिमम टाइम जोन, सर्वाधिक समय जोन कहाँ है? तो मेरे बच्चा वो फ्रांस में है, फ्रांस देश में है। और कितने समय जोन है यहाँ? 12 समय जोन। इसके साथ ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अक्षांश देशांतर नाम का टॉपिक आपको मैंने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, लिखिए। यहाँ देख सकते हैं इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम को मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बस मेरे बेटा हो गया आपका कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। अक्षांश और देशांतर टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक कंप्लीटेड, क्या हो चुका? पूरी तरीके से। दैट्स इट, दैट्स ऑल, कंप्लीट हो चुका भाई। अब क्या है? कुछ भी नहीं बचा। अच्छा चलिए, अब बात आती है चट्टाने टॉपिक पर। एक ये चट्टाने क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है चट्टाने। भाई ये चट्टाने होती क्या है? बोलो, चट्टाने होती क्या है मेरे बच्चे? चट्टान का तात्पर्य है, रॉक का तात्पर्य है पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ। पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ क्या है? वो चट्टान कहलाता है, वो रॉक कहलाता है ना। प्रत्येक पदार्थ जो पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है मेरे बच्चा, वो क्या कहलाता है? वो चट्टान कहलाता है, रॉक्स कहते हैं उसको। मेरे बच्चा क्या कहते हैं? रॉक्स के नाम से उसको जाना जाता है, उसे चट्टान कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है मेरे बच्चा? जिस प्रकार से बिस्किट को बनाने में दूध है, मैदा है, चीनी है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक इसी प्रकार से भाई मेरे बच्चों, ठीक इसी प्रकार से चट्टाने खनिजों के सम्मिश्रण से बनती है। एक बार बिस्किट बन गया तो इसे तोड़ तोड़ के हम दूध, मैदा, चीनी को अलग अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार चट्टान अगर बन गई तो उसे तोड़ के खनिजों में अलग नहीं कर सकते। तो चट्टाने समझ में आ रही है? खनिजों का सम्मिश्रण, खनिजों के सम्मिश्रण से चट्टाने बनती हैं, रॉक्स बनती हैं। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए यहां पर मैंने क्या बताया आपको? पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ चट्टान कहलाता है, मुलायम हो या कठोर, छोटा हो या बड़ा। हम जनरली हम सोचते हैं कि चट्टान का मतलब पत्थर के बहुत बड़े बड़े टीले, पत्थर के बहुत बड़े बड़े खंड। हनुमान जी जैसे पत्थर का बहुत बड़ा पर्वत ही उठा लाए थे पूरा पूरा, ऐसे ऐसे खंड, उनको चट्टान कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं है मेरे बच्चे। छोटा सा बालू का कण भी एक चट्टान है, और पर्वत का बड़ा टुकड़ा भी चट्टान। मुलायम हो या कठोर, बड़ा हो या छोटा, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ चट्टान कहलाता है। चट्टाने बनती किससे हैं? चट्टाने खनिजों के सम्मिश्रण से बनती है। चट्टाने किससे बनती है? खनिजों के सम्मिश्रण से बनती है। मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के मिक्सचर से चट्टाने बनती है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, ये आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाई चुका हूं।
पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, विच हैव अ सर्टेन केमिकल कंपोजिशन, जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया न जा सके, जिसे मानव बना न सके, जिसे मानव बना न सके, उसे चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे चट्टान कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? चट्टान, रॉक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। सॉरी, मैं बोल गया, चट्टान कहते हैं, खनिज कहते हैं उसको, जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाए, जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसे मनुष्य न बना सके, वो खनिज कहलाते हैं। और खनिज जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, लौह अयस्क है, मैग्नीज है, तांबा है, ये सब खनिज है। इनके मिलने से ही चट्टानें बनती है। और चट्टानें 3 प्रकार की होती है बेटा। एक है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक, एक है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, एक है रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक। 3 प्रकार की चट्टानें होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स की। ये आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स है क्या? बोलो, ये आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स जो है वो क्या है, क्या होती है, क्या कहते हैं इनको? तो मेरे बच्चा, आग्नेय चट्टान का तात्पर्य है, इग्नियस रॉक्स का मतलब है, यहां पर इमेज से देख सकते हो आप, बड़े अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। ये है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। देखो ये रहा, ये पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, पृथ्वी के धरातल के अंदर से लावा निकल रहा है, लावा। और ये लावा धरातल पर प्रकट हो गया। अब ठंडा व ठोस होकर जैसे ही ये जम जाएगा, इससे जो निर्मित चट्टानें होंगी, वो चट्टानें आग्नेय चट्टान कहलाएंगी। ये देखो, पृथ्वी के अंदर से क्या निकल के आ रहा है? लावा निकल कर आ रहा है, और यहां जम गया है। ये क्या हो रहा है? यहां जम रहा है। और इस जमाव के कारण मेरे बच्चा, मेरे बेटा, इस जमाव के कारण, ये जम रहा है ना, ये इस जमाव के कारण ही क्या बनेंगी मेरे प्यारे साथी? इस जमाव के कारण ही आग्नेय चट्टान बन जाएगी। बोलो जी, क्या बन जाएंगी? आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी, इग्नियस रॉक्स जो है वो बन जाएंगी। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स वो बन जाएंगे मेरे बच्चे। बोलो, आग्नेय चट्टानें बन जाएंगी। अच्छा मेरे बच्चा, एक चीज मुझे बताओ कि जैसे पृथ्वी थी, पृथ्वी है, थी नहीं है, अब ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, मोस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की, मोस्ट अपर लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, वो पहले कैसी हुआ करती थी? वो जलती हुई अवस्था में हुआ करती थी, एकदम अग्निपिंड, आग का धधकता हुआ गोला हुआ करती थी, क्योंकि वो सूरज से ही निकली थी भाई। वो कहां से निकली थी? सूरज से निकली थी, तो वो आग का धधकता हुआ गोला थी मेरे भाई। फायरवॉल, आग का धधकता हुआ गोला, वो हुआ करती थी मेरे बच्चे। प्यारे साथी, धीरे 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 पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है, वो ठंडी व ठोस होकर जम गई। पृथ्वी की ये जो ऊपरी सतह है, वो ठंडी व ठोस होकर जम गई धीरे धीरे। यानी कि जो पदार्थ अंदर था वही पदार्थ ऊपर है, लेकिन ऊपरी परत बस अंदर, अंतर क्या है? ऊपरी परत ठंडी व ठोस होकर जम गई। बोलो, ऊपरी परत का क्या हुआ? ऊपरी परत ठंडी व ठोस होकर जम गई। ठीक है जी, ऊपरी परत ठंडी व ठोस होकर मेरे बच्चा क्या हो गई? जम गई है। ऊपरी परत जम गई है, ठंडी व ठोस होकर। मेरे बच्चा, ऊपरी परत ठंडी व ठोस होकर जम गई है।
अच्छा, अब हम इनडायरेक्टली कहें ठंडी और ठोस होकर जम गई है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये परत, ऊपरी परत किससे बनी है? लावा के जमाव से ही बनी है, या लावा से ही बनी है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रस्ट के निर्माण में 90% तक योगदान आग्नेय चट्टानों का है, क्योंकि लावा के जमाव से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। इसलिए मेरे बच्चे 90% योगदान, 90% कॉन्ट्रीब्यूशन क्रस्ट के फॉर्मेशन में इग्नियस रॉक्स का ही है, आग्नेय चट्टानों का ही है। किनका? आग्नेय चट्टानों का, इग्नियस रॉक्स का। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें आपके साथ, भाई काय की बात करेंगे मेरे बेटा? अगर अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे एक चीज और जान लो, आप एक चीज और जान लो। क्या जानना है? बोलो, क्या जानना है? एक चीज और जान लो कि जैसे मेरा शरीर हड्डी, मांस और खून से बना है, लेकिन मेरे शरीर के ज्यादातर भाग पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? कपड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार भले ही आग्नेय चट्टानों ने पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90% योगदान रखा है, लेकिन इस क्रस्ट के ऊपर 70 से 75% भाग पर क्या फैली हुई है? 70 से 75% भूभाग पर अवसादी चट्टानें फैली हुई है। बोलो, अवसादी चट्टानें फैली हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स फैली हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स फैली हुई है, अवसादी चट्टानें फैली हुई है। बोलो, क्या फैली हुई है? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स फैली हुई है। अच्छा, एक बात बताओ, इन आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों चट्टानों में सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले जाहिर सी बात है आग्नेय इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ, क्योंकि भाई सबसे पहले तो ये धरातल ही ठंडा और ठोस हुआ, तब जाके कुछ अन्य चीज बनी होगी, और इसके ठंडा और ठोस होकर जमने से सबसे पहले तो आग्नेय चट्टानों का ही निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें सबसे पहले बनी है, इसीलिए आग्नेय चट्टानों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक या मातृ चट्टान कहते हैं। प्राथमिक अथवा मातृ चट्टान इसको कहा जाता है। प्राइमरी, प्राइमरी और मदर रॉक, प्राइमरी अथवा मदर रॉक के तौर पर हम इसको जानते हैं। प्राथमिक अथवा मातृ चट्टान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अथवा मातृ चट्टान, प्राइमरी और मदर रॉक कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। अच्छा चलिए, इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद एक और चीज है, और वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि भाई आखिरकार ये कितने प्रकार की होती है? अच्छा, एक चीज और है, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म, जीवावशेष, फॉसिल्स। तो मेरे बेटा ध्यान रखना, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे पेड़ है, पेड़, धरती का लेवल ऊंचा हुआ और पेड़ जमीन के अंदर धंस गया। पेड़ क्या गया? जमीन के अंदर धंस गया। धरती का लेवल ऊंचा होने से पेड़ धंस गए नीचे, जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर जैसे जैसे जाएगा वो नीचे, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, और तापमान के ज्यादा होने के कारण उसका आंशिक दहन हो जाएगा, शॉर्टली वो बर्न हो जाएगा, आंशिक रूप से उसका दहन हो जाएगा। और आंशिक रूप से जब उसका दहन हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे मेरे बच्चा? फिर जीवाश्म बन जाएंगे। कोयला, पेड़ पौधे से क्या प्राप्त होंगे? कोयला प्राप्त होगा। यानी कि एक कहने का मतलब पेड़ पौधे से कोयला बना, ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने। अब जैसे मान लीजिए कोई गाय है, भैंस है, वो वहां पे एक जगह खत्म हो गई और धीरे 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 वो लेवल बढ़ गया। अब भविष्य में हम उस जगह की खुदाई करेंगे तो उसके कंकाल मिलेंगे कि नहीं? इसे जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीवाश्म नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा ये सबसे पहले ये चट्टानें बनी है,
और जिस समय ऊपरी धरातल गर्म था तब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, और जब जीवन ही नहीं था तो अवशेष कैसे मिलेंगे? अवशेष भी नहीं मिलते, जीवावशेष नहीं मिलते। क्या इसमें परतें मिलती हैं, लेयर्स? बोलो मेरे बच्चा, लेयर्स मिलती है इसमें? तो लेयर्स भी इसमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, जैसे ये ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है, लगातार क्या हो रहा है? लावा का उद्गार हो रहा है, 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 उद्गार लावा का हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है भाई, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो मेरे बच्चे क्या बताओ, क्या तुम बता दोगे 24 तारीख की लेयर है, 25 तारीख की लेयर है, 26 तारीख की लेयर है, 27 तारीख की लेयर? नहीं बता पाओगे, यानी कि इसमें लेयर्स भी नहीं पाई जाती। ठीक है जी। अच्छा, ये होती कितने प्रकार की है? ये 2 प्रकार की होती है भाई मेरे बच्चा। ये जो चट्टाने हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। जैसे एक चट्टान तो वो है जो पृथ्वी के धरातल पर लावा के उद्गार के बाद बनती है। धरातल पर आ गया, ठंडा वो ठोस होकर जम गया, तब वो चट्टान बनी। मेरे बच्चा वो चट्टान कौन सी है प्यारे साथी? वो चट्टान कौन सी है? वो बाह्य आग्नेय चट्टान है मेरे भाई। कौन सी चट्टान है? वो बाह्य आग्नेय चट्टान है, बाह्य आग्नेय चट्टान है, बाह्य आग्नेय चट्टान है वो। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टान। और कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि ये लावा ठंडा व ठोस होकर जमीन के अंदर ही जम जाता है। कहां जम जाता है? जमीन के अंदर ही जम जाता है। और जब ये जमीन के अंदर ही जम जाएगा तो इसे क्या कहेंगे मेरे बच्चा? ऐसी स्थिति में इसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसे फिर ऐसी स्थिति में आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। आंतरिक आग्नेय चट्टान मेरे बच्चा, आंतरिक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, चट्टान यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये एक्सट्रूसिव है बाह्य आग्नेय चट्टान, ये इंट्रूसिव है आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है जी, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। मेरे बच्चा यहां पर देखिए आप फटाफट से, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान के एग्जांपल्स कौन से हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जांपल्स कौन से, इनकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। लेकिन एक बार फिर से दोबारा से समझते हैं कि लावा के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है। ये रवेदार होती है, क्रिस्टलाइज्ड होती है, यानी कि एकदम प्लेन नहीं होती है चट्टान। भाई जाहिर सी बात है, लावा निकलता है तो रवेदार होंगी, खुरदरी टाइप की होंगी। ये देखो इमेज भी तो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र कैसा है? खुरदरा, खुरदरा क्षेत्र है ना, इसमें खुरदरी खुरदरी चट्टाने यानी कि क्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं इसमें। मिल रहे कि नहीं क्रिस्टल्स? इसलिए कहा गया है कि क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स है मेरे बच्चे। कैसी चट्टाने हैं? ये क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स है। और पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान लगभग में 90% होता है, लगभग में 90% होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो जिसको मैग्मा या लावा कहते हैं ना, मैग्मा या लावा जिसको हम कहते हैं मेरे बेटा, वो पृथ्वी के, अच्छी तरीके देखिए, पृथ्वी के धरातल के अंदर है मैग्मा, लेकिन जो जमी हुई परत है वो भी तो मैग्मा की ही है। मैग्मा के जमने, लावा के जमने के कारण ही तो क्रस्ट बना है, इसीलिए 90% योगदान इनका हो। ठीक है। और सुनो, अवसादी रूपांतरित चट्टानों की तुलना में आग्नेय चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई है, इसीलिए इसे प्राथमिक अथवा मातृ चट्टान कहते हैं। ये भी अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं और इसमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं। क्या इसमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवों के अवशेष, जीवावशेष मिलते हैं? नहीं मिलते। क्या इसमें परतें पाई जाती हैं, लेयर्स मिलती हैं? नहीं मिलती, लेयर्स भी नहीं मिलती। मेरे बेटा आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है आग्नेय चट्टान। ये देखो, एक है आंतरिक आग्नेय चट्टान, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और एक है बाह्य आग्नेय चट्टान यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक।
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के दो उदाहरण हैं, ग्रेनाइट और डायोराइट, और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एक उदाहरण है जो है बेसाल्ट। ओके शिवम गुप्ता जी, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। तो मेरे बच्चा ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई। आग्नेय चट्टानों के आपको एग्जाम्पल्स भी प्राप्त हो गए और मैं सविस्तार आपको बताने का प्रयत्न किया है इस चीज। यहां से आगे अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की चर्चा कल की क्लास में हम आपको साथ करेंगे और कल भूकंप नाम के टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। मेरे बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आप आज क्या चीज ध्यान रखनी है, कल क्लास होगी, परसों और तरसों यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को क्लास होगी या नहीं कंफर्म नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि परसों मेरे बेटा मॉक टेस्ट सॉरी मेडिकल चेकअप के लिए बच्चे आ रहे हैं आरडब्ल्यू सेंटर पर, हम लोग वहीं उपस्थित रहेंगे। हो सकता है व्यस्तता के कारण मेरे बच्चे आपकी ये क्लास ना हो पाए, है ना, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस कमी को पूरा करने के लिए संडे को क्लास रखेंगे, और संडे को किस टाइम क्लास रखेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको सूचित कर दूंगा, है ना, या फिर इवेंट से भी आप चेक कर सकते हैं, शाम के समय रखेंगे 4 से 6 या 5 से 7 कुछ इस प्रकार से क्लास का टाइम रहेगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मेडिकल के लिए कोई भी आ सकता है, बादल पांडे जी, ओ नो नो नो, अंकुश कुमार जी, जिनका सिलेक्शन हुआ है ना शायद उन बच्चों को बुलाया जा रहा है जो रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका मेडिकल होना है, आर्मी एग्जाम इत्यादि में, है ना। ओके।